हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और मूल्यांकन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 होगा। तो शुरू करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा है बाहरी मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है और बाहरी मूल्यांकन क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आंतरिक मूल्यांकन है वो शिक्षक द्वारा थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों को उनकी कमियां एवं असफलताओं से अवगत कराया जाता है। और ये भी याद रखें कि छात्रों को उनकी कमियों एवं असफलताओं के बारे में अवगत समय समय थोड़े थोड़े समय अंतराल पर करा दिया जाता है, न कि ज़्यादा समय अंतराल पर। इसके अंतर्गत अवलोकन किया जाता है, छात्रों का साक्षात्कार किया जाता है, मनोवैज्ञानिक उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। अवलोकन के माध्यम से छात्रों का अवलोकन किया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है और मनोवैज्ञानिक उपकरण काम में लिए जाते हैं। इसमें पृष्ठ पोषण, उपचारात्मक शिक्षण, परामर्श एवं निर्देशन द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण, पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है, छात्रों को समय समय पर फीडबैक प्रदान किया जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा किया, तुम ऐसे कर सकते हो। इस उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है बच्चों का। उनकी कमियों का पता लगाने के बाद उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसके अलावा परामर्श दिया जाता है छात्रों को और निर्देशन भी दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार से ये कार्य करो, इस प्रकार से ये कार्य होगा, इस प्रकार निर्देशन दिया जाता है। और इन सब के माध्यम से पृष्ठपोषण, उपचारात्मक शिक्षण, परामर्श और निर्देशन द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है और छात्रों की प्रगति का आंकलन किया जाता है कि छात्र प्रगति का आंकलन कर पा रहे हैं नहीं, वो निर्देशन का सही प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं नहीं, पृष्ठ पोषण जो फीडबैक दिया है वो उस पर प्रभावी हुआ या नहीं, उपचारात्मक शिक्षण सफल हुआ या नहीं, परामर्श उसे जो दिए गए हैं वो उन पर लागू हुआ या नहीं, बच्चे उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, इन सभी का आंकलन किया जाता है। अगला है बाहर या पृष्ठ पोषण। तो मौखिक, लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं द्वारा छात्रों का बाहरी मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों का बाहरी मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मौखिक परीक्षाओं द्वारा, लिखित परीक्षाओं द्वारा एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं द्वारा। और उसका रिजल्ट निकलने के बाद ही उनको ये फीडबैक प्रदान किया जाता है, उनका मूल्यांकन आंकलन किया जाता है। ये सत्र के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा उन्नति हेतु प्रमाण पत्र देने, रोजगार चयन, उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश करवाना होता है। तो बाहरी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्र कक्षा की उन्नति करें, प्रमाण पत्र उसे दे दें, रोजगार चयन करें। रोजगार चयन करने में सहायक होता है बाहरी मूल्यांकन। इसके अलावा उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश कराना छात्रों को, ये बाहरी मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन की विशेषताएं। अब मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ते हैं। पहला है विषय निष्ठता। विषय निष्ठता में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। अगला है वैधता। वैधता में क्या होता है कि शुद्ध एवं सार्थक ढंग से विद्यार्थी की योग्यता का मापन कर पाना। यानी जिस परीक्षा में शुद्ध एवं सार्थक ढंग से विद्यार्थी की योग्यता का मापन किया जा सके वो परीक्षा वैध मानी जाएगी। अगला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता होती है कि बार बार आंसर चेक करने पर भी उसे समान अंक प्राप्त होते हैं। यानी कोई भी शिक्षक उसकी कॉपी चेक करे, उसे फिर भी उसे समान अंक ही मिलेंगे, इसे कहते हैं विश्वसनीयता। अगला है विभेदीकरण। सभी प्रकार के छात्रों की योग्यता के अनुसार प्रश्नों का समावेश होना। यानी कोई कमज़ोर छात्र है, कोई होशियार छात्र है, उनकी योग्यताओं के अनुसार ही, उन छात्रों की योग्यता के अनुसार ही प्रश्नों का
समावेश करना टेस्ट में विभेदीकरण कहलाता है। अगला है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि परीक्षा ऐसी हो जो छात्रों के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, वो परीक्षा व्यवहारिक हो, उसमें कोई अंतर ना हो। अब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम सतत व्यापक एवं सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे आगे पढ़ते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन होता है जो ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक भावात्मक एवं संज्ञानात्मक ये जो पक्ष हैं, इन सभी पक्षों का आकलन कर सके। यानी व्यापक मूल्यांकन होता है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक इन सभी पक्षों का आकलन किया जाता है और इसके लिए विभिन्न उपकरण तकनीकें काम में ली जाती हैं। इसमें विद्यार्थी के आकलन के लिए शैक्षिक व्यवहार के जितने भी क्षेत्र होते हैं, गैर शैक्षिक, सह शैक्षिक जो भी हैं, उन सभी का आकलन किया जाता है और उनके संज्ञानात्मक पक्ष, भाव पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष ये सभी छात्रों की दक्षता में शामिल होते हैं। इन दक्षताओं का पता लगाने के लिए ही व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो छात्रों के विभिन्न पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, जैसे व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं जैसे वाद विवाद, खेल कूद, भाषण, नाटक, तैरना, स्काउटिंग। व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण होते हैं जैसे नियमबद्धता, समयबद्धता, समाज सेवा, सहयोग, सत्यनिष्ठता, नियमितता, भावना, स्वच्छता। इसके अलावा स्वास्थ्य विवरण, भार, लंबाई, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, छात्रों की अभिरुचियाँ, संगीत, कला में, साहित्य में अभिरुचियाँ, प्रकृति प्रदर्शन करना। इसके अलावा अभिवृत्तियाँ होती हैं जो समाजवाद, भावात्मक, राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित होती हैं। इसके अलावा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में क्या होता है कि मूल्यांकन कक्षा प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन में अवधारणा, ज्ञान, सीखने की गति, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए समय समय पर योजनाबद्ध रूप से उनका विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, सुझाव देने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति उतनी ही बेहतर होगी। अब क्या होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या नहीं होता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों को सिर्फ ग्रेड देना, अंक प्रदान करना, फेल पास का सर्टिफिकेट देना, ये कोई परीक्षा का पर्याय नहीं है। ये परीक्षा के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ये छात्रों के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति अन्य बच्चों से नहीं की जाती। बच्चों की जो प्रगति की तुलना है वो अन्य बच्चों से नहीं की जाती, बल्कि बच्चे की प्रगति की तुलना उसके पिछले प्रगति के अनुसार की जाती है। पिछली प्रगति, बच्चे ने पिछली बार कितनी प्रगति की, बच्चा इस बार कितनी प्रगति कर रहा है, इससे तुलना की जाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे किस गति से सीखते हैं, उसकी अक्षमता किस प्रकार की होती है, उन्हीं गति और अक्षमता के अनुसार ही विभिन्न अलग अलग गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ ही चलती है। सीखने की प्रक्रिया और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों साथ साथ ही चलती है। इससे बच्चों को पर्याप्त अवसर मिलते हैं सीखने के, और बच्चों को सिखाने के बाद उनका तुरंत मूल्यांकन कर दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कई महत्व होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक नई नई कार्य नीतियाँ बना
सकता है कि बच्चे ने किस प्रकार से सीखा है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। वो तरीका चेंज कर सकते हैं, मेथड विधि चेंज कर सकते हैं। निरंतर मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति जैसे शैक्षिक, सहशैक्षिक अक्षमताएं, उपलब्धि सीमा और स्तर के नियमित मूल्यांकन में सहायता मिलती है। शैक्षिक, सहशैक्षिक अक्षमता और उपलब्धि इनकी जांच करके मूल्यांकन में सहायता मिलती है। निरंतर मूल्यांकन से छात्रों की कमियों का हमें अध्यापक अब उनका निदान कर सकता है, उनकी अक्षमता, कमियों एवं ज़रूरतों को सुनिश्चित कर सकता है अध्यापक, और निर्णय ले सकता है कि किस विशेष इकाई के रूप में किस संकल्पना तक बच्चों को पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, किस निर्देश की बच्चों क्या निर्देश देने की आवश्यकता है बच्चों को, उनका उपचारात्मक अनुदेशन कब देना है आदि का पता लगा सकता है। निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपनी अक्षमताओं और कमियों को जान सकते हैं। एक बात और कि बच्चे निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से स्वयं का भी आकलन कर सकते हैं। अगर बच्चों का निरंतर आकलन या मूल्यांकन अध्यापक करता रहा तो एक स्तर ऐसा आएगा कि बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन और आकलन कर पाएंगे। तो ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आगे विस्तार से और पढ़ेंगे सतत आकलन मूल्यांकन के बारे में। नमस्कार।